वेलकम टू माय चैनल हारू ज्योमेट्रिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी और आज हम सेकंड यूनिट कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो हमारी सेकंड यूनिट है इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। तो जो इंटरेक्शन होता है रेडिएशंस का, जैसे हमारे पास जो भी सोर्स होता है जैसे सन हो गया, तो वो हमारे पास पहले एटमॉस्फेयर से क्रॉस करती हैं जो रेडिएशंस होती हैं, फिर वो जो हमारे पास अर्थ है उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है और फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास सेंसर के पास जाती हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर के साथ जो रेडिएशंस होती हैं वो दो बार इंटरेक्ट होती हैं। तो हम उसी के जो टर्मिनोलॉजी हैं आज उनको देखेंगे। जैसे जब एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन होती है जो रेडिएशंस होती हैं, तो हमारे पास तीन फेनोमेनन हो सकते हैं। जैसे रिफ्रैक्शन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो उनके बारे में देखेंगे। अब जैसे स्कैटरिंग के टाइप्स होते हैं हमारे पास, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव होता है, और फिर सेलेक्टिव के अंदर भी रेले एंड माई स्कैटरिंग होता है, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। फिर हमारे पास एनर्जी अर्थ इंटरेक्शन होता है। तो जो अर्थ के साथ इंटरेक्शन होता है उसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन हो सकता है और ट्रांसमिशन होता है। तो हमारे पास ये दोनों टर्मिनोलॉजी देखेंगे। फिर बाकी के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, रेडिएंट फ्लक्स क्या होता है, रेडिएंट इंटेंसिटी क्या होती है, इरेडियंस, एक्जिटेंस, रेडियंस, एल्बिडो, ये सब क्या चीज़ें होती हैं वो टर्मिनोलॉजी हम इस यूनिट के अंदर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन। तो जो रेडिएशंस होती हैं, जैसे हमारे पास जो सोर्स था वो था सन था, तो उससे जो भी रेज निकलती हैं, जो रेडिएशन निकलती हैं, वो एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करके अर्थ के ऑब्जेक्ट पर आती हैं। तो जो एनर्जी होता है उसके अंदर तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो स्कैटर कर सकते हैं, या फिर हमारे पास वो रिफ्रैक्शन हो सकता है उनमें, या फिर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वही चीज़ हम देखेंगे कि क्या उसका सिस्टम क्या होता है। तो इसमें एक डायग्राम है जैसे ये है। तो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन एटमॉस्फेयर। तो जैसे रेज से रेडिएशंस आई, वो जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास वाटर वेपर होगा, गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में, या फिर जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ओजोन लेयर होती है, वो भी हमारे पास कुछ रेडिएशंस को क्रॉस नहीं होने देती है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो क्लाउड्स होते हैं उससे क्या स्कैटरिंग हो सकती है। जो पार्टिकल्स हैं, एक तो वाटर वेपर, उनसे एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है और स्कैटरिंग भी हो सकती है गैसेज जो है। और जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो और पाथ का जो भी ट्रैवलिंग का पाथ है उसको चेंज कर देते हैं। तो वो डायरेक्ट हमारे पास सेंसर के ऊपर जाती है, उससे हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है, जो इमेजेस मिलती है, वो हमारे पास बेटर नहीं मिलती है, हमारे पास बेकार इमेज मिलती है। तो इस चैप्टर में देखेंगे। तो हमें एटमॉस्फेयर पता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर जो अर्थ के सराउंडिंग में है, वो गैस लेयर जो है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हमारे पास गैसेज कौन कौन सी होती हैं, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर, बहुत सारी गैसेज होती हैं। यही सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एटमॉस्फेयर से क्रॉस करती हैं, ट्रैवल करती हैं दो बार रेडिएशन। जब भी हमारे पास सेंसर के पास पहुंचती है तो दो बार ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत सारी एब्जॉर्व हो जाती हैं और वो दिक्कत करती है हमारे पास। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन टू पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्वाइस बिफोर डिटेक्टेड बाय द सैटेलाइट सेंसर, वंस ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द सन टू अर्थ, एंड सेकेंड टाइम आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस टू द सेंसर। मीन्स जो भी हमारे पास सन है उससे हमारे पास रेडिएशन आई, ये जो अर्थ है ऑब्जेक्ट पर गिरी, फिर वापस हमारे पास सेंसर के पास जाती है। तो हमारे पास एक बार यहाँ से ट्रैवल किया और एक बार यहाँ से ट्रैवल किया, तो दो बार हमारे पास एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करती है रेडिएशन। पार्टिकल एंड गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट विद द इनकमिंग लाइट एंड रिफ्लेक्टेड एमिटेड रेडिएशन। तो जो भी पार्टिकल के साथ है उससे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और आवर इंटरेस्ट इन दिस इंटरेक्शन इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स डिफ्यूज, रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब एंड emit electromagnetic radiation changing the original radiance of the objects observed by a remote sensor। तो रिमोट सेंसर के पास जितनी भी रेडिएशन पहुंच रही है वो तो उनको डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बायक हो रही है उससे एक्स्ट्रा मिल जाती है या फिर कुछ कम मिलती है, तो वो उससे जो इमेज बनती है वो हमारे पास अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं बनती है। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट्स होता है हमारे पास
तो उसी इंटरेक्शन को हम पढ़ रहे हैं इस यूनिट में। द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद एटमॉस्फेयर is important to remote sensing for two main reasons. Information carried by EMR reflected emitted by the Earth's surface is modified while traveling through the atmosphere. Traversing नहीं traveling होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर traveling through the atmosphere तो हमारे पास मॉडिफाई कर देती है या क्या कि हमारे पास जो जैसे क्लाउड्स होता है उससे रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट सेंसर के पास पहुँच जाती है, ना कि वो पहले इमेज जो रेज है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचती, उससे पहले हमारे पास सेंसर में पहुंच जाती है। तो जो ये EMR आ रही है वो यहाँ से स्कैटर हो जाती है और जो बाकी दूसरी है वो इसको पहुंच के सेंसर के पास पहुंचती है, तो ये हमारे पास मॉडिफाई कर देती है उस इमेज को। और इससे लेकिन फ़ायदा चीज़ क्या होगा कि हमारे पास इससे एटमॉस्फेयर के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि जो अगर मतलब ज़्यादा रेज सेंसर के पास पहुँच रहे हैं, इसका मतलब कि क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो चुका है, तो उसके लिए अलग सैटेलाइट्स होती हैं, उसके लिए अलग सेंसर होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें बैंड्स होते हैं जो सेंसर डिटेक्ट करते हैं, वो हम आगे भी चीज़ देखेंगे कि जो सेंसर्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि इतने से इतने रेंज की वेवलेंथ को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो इस पार्टिकल स्कैटरिंग करके या फिर रिफ्लेक्ट होकर जो पहुंच रही हैं उसके पास रेडिएशंस, वो सेंसर्स द्वारा डिटेक्ट होती हैं। उससे वेदर सैटेलाइट्स भी हम स्पेशली लॉन्च किए हुए हैं कि उससे सिर्फ वेदर की इन्फॉर्मेशन मिले। द चेंज इन इंसिडेंट रेज ऑन इट्स वे टूवर्ड सैटेलाइट सेंसर इज गवर्न्ड बाय द सेवरल एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। दीज इफेक्ट्स आर कॉज्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये सारे हमारे पास डिपेंड करता है। अब हमारे पास देखेंगे मिराज। मिराज होता क्या है? आपने सुना होगा कि रेगिस्तान में हमें मिराज दिखता है, पानी दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर पानी होता नहीं है। तो वो जनरली इसी फेनोमेनन की वजह से होता है। ऑन हॉट सनी डेज द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज़ वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द turbulent hot air with different densities and hence different refractive indices. The difference in refractive indices makes the air bubble act as lenses, slightly deviating the transmitted light. This deviation causes the mirage effect as shown in the figure. अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास जब हॉट सनी डेज होते हैं, जब अर्थ हमारे पास गर्म होती है, मान लो ये अर्थ है, तो जब ये हमारे पास हॉट होती है तो जो यहाँ की एयर होती है वो गर्म होती है और जो ऊपर की होती है वो ठंडी होती है। तो हमारे पास ये दो वो बन गए, दो मीडियम बन गए, जहाँ पर ये हॉट है और ये थोड़ा कम हॉट है, मीन्स ये कम हॉट है। तो इसके बीच में जो रेडिएशन आती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, जैसे स्ट्रेट नहीं जाती है, वो थोड़ी डेविएट हो जाती है। तो ये डेविएट हो जाती है, जो अर्थ के पास वाली एयर है उसके अंदर जो एयर्स होती है वो एक लेंस की तरह काम करती है। मीन्स ये स्कैटरिंग की वजह से यहाँ पे जो मिरर है, जो एयर बबल्स हैं वो लेंस की तरह काम करते हैं और उसकी वजह से ये स्कैटरिंग हो जाती है। स्कैटरिंग की वजह से यहाँ पे पानी दिखने लग जाता है हमें अर्थ सरफेस के पास। जैसे हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं और बहुत धूप हो रही होती है, तो जो रोड होता है, जो बिटुमन का रोड होता है, वो जनरली वहाँ पे भी ऐसा लगता है जैसे आगे जाके पानी है, तो इसी मिराज कहते हैं उसे हम। तो वो ज़्यादातर गर्मी में ही दिखेगा, गर्मी में दिखेगा क्योंकि हमारे पास दोनों नीचे जो हॉट एयर है और ऊपर थोड़ी कम हॉट एयर है, इन दोनों के बीच की जो डेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है और जो रेज आती है वो हमारे पास रिफ्रैक्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है। और जो इसके अंदर एयर बबल्स होते हैं हॉट एयर के अंदर, वो लेंस की तरह काम करते हैं, तो उसको हम मिराज कहते हैं, जो पानी दिखता है। फिर हमारे पास एक एक टर्मिनोलॉजी करते हैं। जैसे सबसे पहले रिफ्रैक्शन करेंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन मैंने अभी बताया कि कोई भी रे जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो उनकी डेंसिटी की वजह से उसमें डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, तो डेविएशन हो जाता है, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन इज द डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एज इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिएशन इन एयर डेंसिटीज, उनकी डेंसिटी की वजह से, विच वेरीज विद द एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर ऊपर जाते हैं तो ठंडा होता जाता है और नीचे नीचे रहते हैं तो गर्म होता है। तो डेंसिटी में चेंज होता है, उसकी वजह से रेज की जो स्ट्रेट लाइन पाथ होती है वो डेविएट होते होते रिफ्रैक्शन उस फेनोमेनन को कहते हैं। तो आगे एक डायग्राम होगा, जैसे इसमें देख लेते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है।
कि एक तो जब वाइट लाइट इस पर स्प्रेड होती है तो यहाँ से जो अलग अलग वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। जैसे ये जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो कम डेविएट होती है, तो जैसे ये स्ट्रेट आ रही है वो थोड़ी कम डेविएट हुई, और जो ब्लू लाइट की जो होती है वो सबसे कम वेवलेंथ होती है तो वो ज़्यादा डेविएट हुई। तो इससे हम रेनबो बन जाता है। और जो प्रिज्म से 7 जो होता है विबग्योर, वो वाइट लाइट से हम देख सकते हैं इस प्रिज्म की मदद से। तो जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा वो डेविएट कम होता है। तो वही चीज़ है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे हम एक डे टू डे लाइफ में भी एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हम पानी में स्पून देखते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं तो पानी की डेंसिटी और ऊपर एयर की डेंसिटी अलग अलग है। तो जो यहाँ से हमारी आंख देख रही है, जो आईज होती हैं वो इस स्पून को देखती हैं, तो यहाँ तो स्ट्रेट दिखती है लेकिन नीचे हमारे पास थोड़ी डेविएटेड दिखती है, क्योंकि वो हमारे पास वाटर की जो डेंसिटी है वो जो इसकी डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी से अलग है, तो उसकी वजह से डेविएशन दिखता है इस रेज में या स्पून में। और एक ये है, अगर हम एयर ग्लास और एयर तीन का देखेंगे तो ये और ये तो स्टेट में दिखेगा, पर ये वाला डेविएशन दिखेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी अलग है। तो इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं कि डेविएशन हो जाता है हमारे पास रेज में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नियर द ग्राउंड प्रोड्यूस मिराज एंड कैन चेंज द लुक ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हमारे पास मिराज भी बनता है रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स टू अपेयर हायर इन द स्काई देन दे आर इन रियलिटी। तो जब हम देखते हैं तारे हमें बहुत दूर दिखते हैं जबकि वो इतनी दूर होते नहीं हैं, और वो सब एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि ऊपर ऊपर जाते हैं तो हमारे पास एयर डेंसिटी या फिर स्पेस में जाएंगे तो डेंसिटी चेंज होती रहती है। इट अफेक्ट्स कम्प्लीटली स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वेरिंग डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल इन विजुअल लाइट ब्लू इज मोर इफेक्टेड देन द रेड। ब्लू इज मोर इफेक्टेड क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है तो वो ज़्यादा इफेक्टेड होगी, और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ये हमारे पास कम इफेक्टेड होगी रिफ्रैक्शन की वजह से। द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो जो फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है, डेंसिटी पे करता है, प्रेशर पे करता है, ह्यूमिडिटी पे करता है। तो इसमें डेंसिटी भी आएगा कि जो इनकी मीडियम की डेंसिटी होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द प्रेजेंस ऑफ टर्बुलेंस इन द एयर मेक्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इन होमोजेनियस। दिस इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे कि जो हमारे पास सनराइज और सनसेट देखते हैं तो हमारे पास एक इस टाइप का सन दिखता है, मीन्स ये अर्थ है तो इस टाइप का एकदम गोल नहीं दिखता, उसकी डिफ्रैक्शन शेप जो होती है डिफ्लेक्टेड शेप दिखती है हमें। तो वो सब इसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। और जो रेड दिखता है वो हमारे पास स्कैटरिंग की वजह से होती है कि हमारे पास सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो वो हमारे पास स्कैटरिंग की वजह से हमारे पास रेड दिखता है। और जब बीच में देखते हैं या फिर स्काई जो है ब्लू दिखता है वो भी स्कैटरिंग की वजह से दिखता है, वो हम आगे स्कैटरिंग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन जो डिफ्लेक्टेड शेप दिखता है उसका सेमी सर्कल नहीं दिखता है सन का सनराइज और सनसेट पर, वो हमारे पास रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज मिनिमम इन द जेनिथ एंड मैक्सिमम एट द हॉरिजन। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस हमें मिलेगा, ऑब्वियसली हमारे पास एक अर्थ है ऐसे शेप है तो हमारे पास पोलर एक्सिस जो है वो हमारे पास छोटी है और जो ये इक्वेटोरियल एक्सिस है वो हमारे पास बड़ी है। तो जैसे जैसे हमारे पास जेनिथ होता है तो इसकी डिस्टेंस कम है हमारे पास एटमॉस्फेयर की, तो जेनिथ पे हमारे पास मिनिमम मिलेगा, और जो हॉरिजन है, जो इक्वेटोरियल एक्सिस है, इक्वेटोरियल एक्सिस है, वो हॉरिजन जो है वो मैक्सिमम मिलेगा हमारे पास रिफ्रैक्शन इफेक्ट जो मिलेगा। इन डे टू डे लाइफ वी ऑफन एक्सपीरियंस रिफ्रैक्शन एग्जाम्पल व्हेन वी इंसर्ट अ स्पून इन द वाटर फिल्ड बाउल इट अपीयर्स स्लाइटली एलिवेटेड, ये मैंने पहले बता दिया है। तो ये वाला हम रिफ्रैक्शन की वजह से बता रहे थे ना कि डिफ्लेक्टेड शेप जो दिख रहा है एकदम सेमी सर्कल होना चाहिए पर नहीं दिखता है, तो ये जो डिफ्लेक्टेड शेप दिख रही है सन की सनराइज और सनसेट के टाइम पे हॉरिजन पे ज़्यादा रिफ्रैक्शन का इफेक्ट होता है, इसलिए हमारे पास डिफ्लेक्टेड शेप दिखती है। तो ये भी पढ़ लेते हैं एक बार कि ऑन हॉट सनी डेज द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंट हॉट एयर विद डिफरेंट डेंसिटीज। ये वही वाली चीज़ है जो मिराज का बताया था, ये ऊपर वाला टॉपिक है मिराज वाला। ये जो डिफ्लेक्टेड सन है वो ये है, इफ़ द सन और मून इज लो अबव द हॉरिजन, मीन्स हमारे पास अर्थ ऐसे है, तो जब हमारे पास सन जो है ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो जब सन यहाँ पे आ जाता है, एक तो यहाँ पे जेनिथ पे और एक
इस टाइम पे, तो इधर हाफ दिखना चाहिए, हाफ जो है वो डिफ्लेक्टेड शेप दिखती है। तो हॉरिजन के टाइम पे जो होती है वो ज़्यादा डिस्टेंस मिलता है रिफ्रैक्शन होने के लिए। इफ़ द सन और मून इज लो अबव द हॉरिजन, द ऑप्टिक पाथ ऑफ द light travel through the atmosphere is very long as compared to the zenith, and the atmosphere usually has a layered structure of different temperature gradients and pressure. Refraction of the light by these layers can cause the sun's disk to be deformed, flattened and distorted. तो सिंपल सा तरीका है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए, उतना ज़्यादा उसमें रिफ्रैक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा हमें। तो हॉरिजन पे ज़्यादा मिलता है इसलिए हमारे पास हॉरिजन पे डिफ्लेक्टेड शेप मिलता है, जेनिथ पे कम होता है डिस्टेंस रेडिएशन का, तो हमारे पास जेनिथ पे सन का जो शेप मिलता है वो थोड़ा अच्छा मिलता है। इसके बाद ये टर्मिनोलॉजी है, एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, एरोसोल्स क्या होते हैं। तो एनआइसोट्रॉपिक का मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, और आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि एक मीडियम में देख रहे हैं, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में जो होगी किसी भी रे की या किसी भी चीज़ की उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो सेम होगी तो वो हमारे पास आइसोट्रॉपिक है, और अगर वो अलग डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट है तो हमारे पास एनआइसोट्रॉपिक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, स्कैटरिंग रे डायरेक्ट। स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग वाला हम मेन उसमें पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आगे वाले टॉपिक में, कि एक कोई पार्टिकल है तो जैसे ट्रैवल हो रहा है तो वो इस डायरेक्शन से उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, स्कैटरिंग कर देगा, अलग अलग उसमें ब्रेक कर देगा। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे एक पार्टिकल की वजह से। ये जो स्कैटरिंग होती है वो इस पार्टिकल साइज पर भी डिपेंड करती है, और हमारे पास जो रे आ रही है उसकी वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है। तो ये आगे टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। एरोसोल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स मिलते हैं उनको एरोसोल्स कहते हैं। तो हमारे पास रिफ्रैक्शन देख लिया, अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग देखते हैं। स्कैटरिंग क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लाइट डेट रीचेज आवर आई कम नॉट डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सोर्स बट इनडायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग। यू सी डिफ्यूजली स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन व्हेन यू लुक एट द क्लाउड और एट द स्काई। द लैंड एंड वाटर सर्फेसेज एंड द ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग अस आर विजिबल थ्रू द लाइट दे स्कैटर। तो हम जो भी हमारे पास आइज में या फिर कोई भी सेंसर है, रिमोट सेंसिंग के केस में, उसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं पहुंचती है। जो रेडिएशंस होती हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं वो नहीं पहुंचती हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा जो पहुंचती हैं सेंसर के पास, वो हमारे पास जब एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करते हैं रेडिएशन, तो कुछ स्कैटर करके जो पहुंचती हैं वो भी साथ में पहुंचती हैं। तो वही चीज़ बताइए, स्कैटरिंग का मतलब है बिखर जाना। तो कोई भी रे आ रही है किसी भी पार्टिकल, गैस या उसके वाटर वेपर, क्लाउड, जितनी भी एटमॉस्फेयर में कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से स्कैटरिंग, ये जो रे है ब्रेक्स हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग जाती है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा होती है वो सब हमारे पास वेवलेंथ के साइज और पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है, वो हम अभी टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग में देखेंगे। तो एन इलेक्ट्रिक लैम्प डज नॉट सेंड अस लाइट डायरेक्टली फ्रॉम द इल्यूमिनस फिलामेंट बट यूजुअली ग्लोज विद द लाइट दैट हैज़ बीन स्कैटर्ड बाय द ग्लास बल्ब। तो जैसे एक लाइट जलाते हैं उसके ऊपर जो ग्लास बल्ब होता है उसकी वजह से स्कैटरिंग होती है, इसलिए हमारे पूरे रूम में लाइट मिलती है। अनलेस यू लुक एट ए सोर्स सच एज द सन, अ फ्लेम और एन incandescent filament with a clear bulb, you see light that has been scattered. In the atmosphere, you see many colorful examples of scattering generated by molecules, aerosols, and clouds containing droplets and ice crystals. तो जो ये सब हमारे पास मॉलिक्यूल्स, एरोसोल्स, क्लाउड और ड्रॉपलेट्स, आइस क्रिस्टल, ये सब हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स एंड मैग्निफिसेंट रेनबोज एंड हेलोज, टू नेम अ फ्यू, आर ऑल ऑप्टिकल फिनोमेना ड्यू टू स्कैटरिंग। तो हमारे पास जो स्काई होता है वो ब्लू दिखता है, और जो सनराइज होता है, सनसेट होता है, वो हमारे पास रेड दिखता है, और जो क्लाउड्स होते हैं हमारे पास वाइट दिखते हैं। तो ये सब क्यों है, ये सब हमारे पास स्कैटरिंग की वजह से दिखते हैं। तो अभी हम ये फिनोमेनन समझेंगे कि क्या होता है। स्कैटरिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन विद द मैटर। इट अकर्स एट ऑल वेवलेंथ कवरिंग द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे हमने पढ़ा था कि वेवलेंथ जो है हमारे पास छोटी हो,
चाहे वेवलेंथ बड़ी हो, स्कैटरिंग हर एक वेवलेंथ और हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है, बस वो डिपेंड करती है कि पार्टिकल साइज कितना बड़े पे कौन सी ज़्यादा इफेक्टेड होगी। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर फ्रॉम सनलाइट, तो जो स्काई जो दिखता है, जो ये अर्थ की जो शेप आई है, जो वाटर है, इसमें ब्लू कलर का दिख रहा है क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है। कंटिन्यूसली एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट वेव एंड री रेडिएट्स दैट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस, देयरफॉर अ पार्टिकल मे बी thought of as a point source of the scattered energy. In the atmosphere, the particles responsible for scattering cover the sizes from gas molecules जो कि 10⁻⁻⁸ साइज के होते हैं, टू लार्ज रेन ड्रॉप्स एंड हिल पार्टिकल्स जो कि 1 सेंटीमीटर साइज के होते हैं। ये हमारे पास आया है। तो ये कहने का मतलब है, एक तो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें हर एक टाइप की वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो सभी की सभी स्कैटरिंग होती हैं। वो छोटे पार्टिकल्स की वजह से कुछ होती हैं, कुछ बड़े पार्टिकल्स की वजह से होती हैं। तो हमारे पास सारे जो ये गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर लार्ज रेन ड्रॉप्स होते हैं, ये एक्ट करते हैं एक स्कैटरिंग के पार्टिकल जो होते हैं वो एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। इनके ऊपर जो पॉइंट मीन्स जो गैस मॉलिक्यूल्स है या फिर रेन ड्रॉप्स है, इनके ऊपर रेडिएशन गिरती है और फिर स्कैटरिंग होती है, तो एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग पैटर्न डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन द रेशियो ऑफ पार्टिकल साइज टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। तो हमारे पास जनरली स्कैटरिंग जो डिपेंड करती है वो मेनली दो चीज़ पे ही डिपेंड करती है, एक तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन पे और दूसरा हमारे पास पार्टिकल ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल पे। तो इन दोनों के रेशियो पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास 3 तरह के रेडिएशन वो स्कैटरिंग होती है, वो आगे देखेंगे। पहले एक फार्मूला देख लेते हैं कि इफ़ स्कैटरिंग इज आइसोट्रोपिक, मीन्स हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। द स्कैटरिंग पैटर्न इज सिमेट्रिक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव, स्मॉल एनिसोट्रोपिक पार्टिकल टेंड्स टू स्कैटर लाइट इक्वली इनटू द फॉरवर्ड एंड रियर डायरेक्शंस। तो साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रेडिएशन गिर रही है इसके ऊपर, वो कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में कम जाएगी, वो टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग में हम देख लेंगे। पर वो डिपेंड अलग अलग होती है, मीन्स अलग वेवलेंथ अलग साइज के पार्टिकल पे अगर टकराएगी तो उसकी अलग डायरेक्शन में कुछ सिमेट्रिक होंगी अगर सेम है रेशियो तो, और अगर अलग रेशियो है तो एक डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी, एक डायरेक्शन में कम जाएगी। ये स्कैटरिंग का फेनोमेनन होता है। तो अभी हम आगे देखेंगे। रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम ए पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ सेवरल थिंग्स सच एज शेप, साइज एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एंड सरफेस जियोमेट्री। तो मेनली जो डिपेंड करती है वेवलेंथ और साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, बट इसके अलावा भी वो शेप पे, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन पे, वेवलेंथ पे और सरफेस ज्योमेट्री पे, क्योंकि अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। ये एक फार्मूला दे रखा है, एक स्फेरिकल पार्टिकल माना है फॉर ए स्फेरिकल स्कैटरर, द स्कैटर्ड रेडिएशन इज ए फंक्शन ऑफ ओनली व्यूइंग एंगल। अगर एक सरफेस ज्योमेट्री को सर्कल मान लेते हैं तो जो वो डिपेंड करेगा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन पे, साइज पैरामीटर पे और व्यूइंग एंगल पे। ये एंगल ये फार्मूला दे रखा है कि d इज इक्वल टू जो साइज ऑफ पार्टिकल है, जो इसका d हटाया, d इज इक्वल टू ये वाला स्कैटरिंग का फैक्टर ये एंड r अपॉन में लैम्डा मीन्स वेवलेंथ है, यहाँ पे ई डबल डॉट से वो किया गया है, डेनोट किया गया है। तो ये फार्मूला है स्कैटरिंग का, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है हमारे पास ये टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग। इसमें जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो हमारे पास एग्जाम में पूछी जाती है, इतना फार्मूला पे नहीं जाना है। तो 2 तरीके की स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग 2 तरीके की होती है मेनली, एक होती है सेलेक्टिव और एक होती है नॉन सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव के भी 2 टाइप होते हैं, एक होती है रेले और दूसरी होती है मी स्कैटरिंग एंड तो ये साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो सेलेक्टिव स्कैटरिंग क्या होती है? सेलेक्टिव स्कैटरिंग कहेंगे व्हेन द स्कैटरिंग इज वेवलेंथ डिपेंडेंट, इट इज़ नोन एज सेलेक्टिव स्कैटरिंग। सेलेक्टिव स्कैटरिंग 2 टाइप की होती है, रिले एंड मी स्कैटरिंग। तो हम पहले देख लेते हैं रिले स्कैटरिंग क्या होती है। रिले स्कैटरिंग इज नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश फिजिसिस्ट हु ऑफर्ड दिस एक्सप्लेनेशन। रिले स्कैटरिंग इज कॉज्ड बाय ए
very small particles and gas molecules with the radii for less than the wavelength of the electromagnetic radiation of interest. Primarily it occurs due to oxygen and nitrogen molecules in the sky, thus it is known as molecular scattering. तो रेले स्कैटरिंग में जो ध्यान रखने वाली बात है, जो जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा है साइज ऑफ पार्टिकल से, मीन्स कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स का साइज सबसे छोटा होता है, तो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स या फिर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से, गैस मॉलिक्यूल्स और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से उससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ है उन पार्टिकल्स तो रेले स्कैटरिंग कहलाता है। प्राइमरली इट अकर्स ड्यू टू ऑक्सीजन। अब इसमें जो है मेनली जो छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं जैसे गैसेज के ही होते हैं, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी वजह से ये प्राइमरली इफेक्ट होती है, तो उसको हम मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग भी कह देते हैं। तो रेले को हम मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग भी कहते हैं। रेले स्कैटरिंग कैन बी कंसिडर टू बी इलास्टिक स्कैटरिंग सिंस द फोटोन एनर्जीज ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज नॉट चेंज्ड। स्कैटरिंग इन विच द स्कैटर्ड फोटोन्स हैव इधर अ हायर और लोअर फोटोन एनर्जी इज कॉल्ड रमन स्कैटरिंग। तो हमारे पास इसमें रमन स्कैटरिंग नहीं होता है, क्योंकि जो वेवलेंथ आ रही है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और साइज ऑफ पार्टिकल कम है। तो साइज ऑफ पार्टिकल कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसमें इतनी ज़्यादा जो स्कैटरिंग होती है इसकी, तो इतनी ज़्यादा फोटोन्स जो हैं इसके चेंज नहीं होते हैं इस रेडिएशन के। तो हमारे पास रमन स्कैटरिंग नहीं होती है मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग या रेले स्कैटरिंग में। तो स्कैटर फोटोन इज नॉट चेंज, लेकिन जहाँ पर चेंज होते हैं या तो बढ़ जाते हैं फोटोन से या कम हो जाते हैं उसको हम रमन स्कैटरिंग कहते हैं। पर यहाँ पर रमन स्कैटरिंग नहीं होती है रेले स्कैटरिंग में। आगे हमारे पास यूजली दिस काइंड ऑफ स्कैटरिंग इन्वॉल्व्स एक्साइटिंग सम वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स गिविंग लोअर स्कैटर्ड फोटोन एनर्जी and or scattering of an excited vibrational state of a molecule which adds its vibrational energy to the incident photon। इसमें हमारे पास रमन स्कैटरिंग का कोई इतना काम नहीं है रेले स्कैटरिंग में, क्योंकि फोटोन्स हमारे पास ज़्यादा स्कैटरिंग फोटोन जो ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। तो रेले स्कैटरिंग का क्या है कि जो इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की पावर 4 का। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर 4 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो भी एनर्जी की इंसिडेंट होगी, जो इंसिडेंट एनर्जी रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी वेवलेंथ की पावर 4 का। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी वेवलेंथ है, जैसे रेड और ब्लू का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो रेड का ज़्यादा है हमारे पास वेवलेंथ ब्लू के केस में, तो इसकी जो इंसिडेंट एनर्जी होगी वो जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो कम होगी और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी रेले स्कैटरिंग के केस में। फिर हमारे पास ये एग्जांपल है हमारे पास रेले स्कैटरिंग का कि रेले स्कैटरिंग जो होती है, जैसे एक डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट, यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, ये हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल है, तो यहाँ पे आने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में ये जो इंसिडेंट एनर्जी है, जो रेडिएशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो इसको हम रेले स्कैटरिंग करते हैं। तो इसके हमारे पास जो बताया था कि जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो हमारे पास बहुत काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, उसको अफेक्ट करता है रेले स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन in remote sensing investigations because it can severely reduce the information content of remotely sensed data to the point that an imagery loses contrast and then it becomes difficult to differentiate one object from another। तो ये तो मीन्स डिफेक्ट लाता ही है इमेजेस जो मिलती हैं हमारे पास सेंसर से, क्योंकि अलग अलग रेडिएशंस हमारे पास स्कैटर करके सेंसर तक पहुंच जाती हैं और जो ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल रेडिएशंस होती हैं उनको अफेक्ट करती है, उनके साथ मिक्स हो जाती है, तो हमारे पास क्लियर इमेज नहीं मिल पाती है ऑब्जेक्ट की। स्कैटरिंग इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद द पार्टिकल और लार्ज मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉज इट टू बी रीडायरेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ बाई रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जो भी रे आती है उसकी इंटेंसिटी को अफेक्ट करके हर एक ऑल डायरेक्शन में हमारे पास
उस रेडिएशन को ट्रैवल करवाती है, या तो रिफ्लेक्शन हो जाता है या फिर रिफ्रैक्शन हो जाता है, उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, अबंडेंस ऑफ पार्टिकल और गैसेज इनके साइज पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है, एंड द डिस्टेंस द रेडिएशन ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतने ज़्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसको उतने ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। तो हमारे पास अब स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ये हमारे पास बता रखा है। क्योंकि जब हमारे पास स्काई होता है वो ब्लू, क्योंकि ब्लू जो है हमारे पास वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू द रेड वेवलेंथ। रेड की जो रेडिएशन होती है उसकी वेवलेंथ से कम होती है ब्लू की। तो जैसे अभी पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की पावर 4। तो जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उसकी कम इंटेंसिटी हमारे पास मिलेगी। तो ब्लू की वेवलेंथ कम है तो इसकी इंटेंसिटी हमारे पास ज़्यादा मिलती है, जो कि हमारे आइज़ तक पहुंच पाती है। रेड की हमारे पास बीच में गायब हो जाती है। तो हमारे पास जो स्काई होता है, जो ब्लू दिखता है, वो रेले स्कैटरिंग की वजह से मिलता है। ये पढ़ लेते हैं कि द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज एज सनलाइट passes थ्रू द एटमोसफेयर द शॉर्टर वेवलेंथ that is blue of the visible spectrum are scattered more than the other visible wavelengths। तो हमारे पास इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई, मीन्स कौन ज़्यादा स्कैटर हुआ, जिसकी वेवलेंथ कम है। ब्लू की वेवलेंथ कम है तो ये ज़्यादा स्कैटर हो जाती है। अब ये ज़्यादा स्कैटर हुई, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हुई तो वो हमारे पास आइज़ तक पहुंच पाती है स्कैटर होके। और रेड वाली हमारे जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो हमारे पास नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जब हमारे पास सनराइज और सनसेट होता है, द स्काई अपीयर्स रेड बिकॉज ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट द लाइट ट्रेवल फार्दर through the atmosphere at a midday and the scattering of the shorter wavelength is more complete. This leaves a greater portion of the longer wavelength light to penetrate through the atmosphere। अब मैं क्लियर करके समझाता हूँ कि हमारे पास स्काई जो है वो ब्लू दिखता है क्योंकि जब शॉर्टर वेवलेंथ की जो होती है, जैसे ब्लू है, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। तो जो कम वेवलेंथ की रेडिएशन है वो हमारे पास ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो वो हमारे आइज़ तक पहुंच पाती है। और जब आइज़ तक जो पहले वेवलेंथ पहुंच जाती है उसको हम वही चीज़ हमारे पास इमेज बनती है हमारे दिमाग में, तो हमारे पास ब्लू पहुंच जाती है तो स्काई जो है ब्लू दिखता है। लेकिन जब सनराइज और सनसेट होता है, ये अर्थ है, जब सनराइज और सनसेट होता है तो उसको जो है हॉरिजन के टाइम पे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो ब्लू जो है वो पूरी की पूरी स्कैटर हो जाती है हमारी। मान लो यहाँ पे खड़े हम, तो जब हॉरिजन पे देख रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू द जेनिथ और मिड डे में। तो इस टाइम पे हॉरिजन के टाइम पे हमारे पास ट्रैवल ज़्यादा करना है, जो रेडिएशन हमारे तक पहुँचनी है। तो ब्लू वाली तो पूरा स्कैटर करके कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। तो हमारे पास जो पहुँचती है वो लार्जर वेवलेंथ वाली पहुँचती है, मीन्स रेड वेवलेंथ पहुँचती है। और रेड पहुँचती है तो हमारे माइंड में जो इमेज बनती है वो रेड ही बनती है, जो हमें दिखता है वो रेड कलर ही दिखता है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे स्काई जो है वो रेड दिखता है, और जो मिड डे में हमारे पास स्काई जो दिखता है वो ब्लू दिखता है। ये सब हमारे पास रेले स्कैटरिंग की वजह से होता है। सिंस द एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू लाइट इन द विजुअल स्पेक्ट्रम आज अफेक्टेड द मोस्ट। Rayleigh scattering is also responsible for the red sunsets. During sunset, sunlight passes through a longer path of air than at noon. Since the violet and blue wavelengths are scattered more during their longer path through the air than at noon. Hence, what we see at the sunset is the residue. जो हमारे पास तक पहुंच पाती है वो सिर्फ रेड वेवलेंथ पहुंच पाती है, और जो पर्पल होती है, जो वायलेट होती है और ब्लू होती है वो कम्प्लीटली स्कैटर हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो सनसेट और सनराइज के टाइम पे स्काई जो दिखता है वो रेड दिखता है। तो ये हमारे पास पार्ट जो होता है वो रेले स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। तो अब आगे जो है हमारे पास माई स्कैटरिंग है, ये अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे यहाँ से आगे इस यूनिट को। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा मिली है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।